हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बॉटनी बाबा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ है, पीवाईक्यू सीरीज़। 24 लेक्चर्स होंगे इन टोटलिटी, जिसके अंदर हम बॉटनी के सभी टॉपिक्स आपके कवर करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन की सीरीज़ होगी, इसके अंदर हम टोटल आपके 20 ईयर्स के क्वेश्चंस रख रहे हैं, राइट फ्रॉम 2000 इटसेल्फ। वैसे अपन रेकमेंड करते हैं 2010 से, पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पीछे भी पूछे गए हैं, इसलिए हमने ये सीरीज़ जो रखी है ये 2000 से लेकर 2020 तक की रखी है। इस सीरीज़ के अंदर हमने टॉपिक वाइज इसको सेग्रीगेट कर लिया है, और फिलहाल जो हम टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ मिनरल न्यूट्रिशन। 2000 से लेकर 2020 तक की जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके सामने आएंगे। हर क्वेश्चंस के लिए मैं आपको 10 सेकंड्स का टाइम दूंगा। आप क्वेश्चन के आंसर आप एज्यूम कर सकते हो, और फटाफट उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे उसके राइट एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो बिना किसी देर के हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है विच इज़ एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट टिप। जो क्वेश्चन है वो है ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ में डिवीजन भी हो सकता है, इलोंगेशन भी हो सकता है, और ये रूट टिप के बारे में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं राइट आंसर। राइट आंसर होगा इसका कैल्शियम। आपको मालूम होना चाहिए कैल्शियम जो होता है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह बनाने में काम आएगा, स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, और ये सेल डिवीजन के अंदर आपके अहम रोल दिखाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके कैल्शियम। नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन है ये आपके सामने है, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन, बहुत ईजी है। इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपके चार चीज़ों को अपने को मैच करना है। सबसे पहले बात करते हैं आयरन, और इन चारों ऑप्शन में जो सामने दे रखे हैं उसके अंदर आपके क्वेश्चन पूछा गया है क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस। आपको मालूम होना चाहिए क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस के लिए दो चीज़ आपकी एसेंशियल रहेंगी, एक तो आयरन, और इसके अलावा मैं यहीं पर लिख रहा हूँ मैग्नीशियम। तो आयरन और मैग्नीशियम आपके ज़रूरी होते हैं किसके लिए? ये आपके क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए, राइट। उसके बाद में जिंक के बारे में कहा गया है। जिंक आपके ऑक्सीजन के सिंथेसिस में काम आता है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ऑक्सीजन। आप इसकी स्पेलिंग को कुछ इस तरह से आप पेश कर सकते हैं, ऑक्सीजन। तो इससे आपको याद रहेगा कि ऑक्सीजन के सिंथेसिस के अंदर दो चीज़ काम आती है, एक तो जिंक और इसके अलावा एक पोटाशियम। ज़्यादा क्रूशियल आपकी क्या होता है? जिंक होता है, जैसे आप एनसीईआरटी में भी पढ़ सकते हो, ये चीज़ आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो जिंक आपकी क्रूशियल है, यानी कि जो जिंक है वो आपके काम आएगा इंडोल एसिटिक एसिड के आपके बायोसिंथेसिस के अंदर। तो ये हो जाएगा। उसके बाद में आपके बोरोन को ले लेते हैं। बोरोन जो आपको देखने को मिलेगा कैल्शियम बोरोन इनोसिटॉल, ये शुगर कॉम्प्लेक्स जो होता है कैल्शियम बोरोन, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें बोरोन है, कैल्शियम बोरोन इनोसिटॉल। ये शुगर कॉम्प्लेक्स जो होता है ये काम आता है आपके पॉलन के जर्मिनेशन के लिए। तो बोरोन का जो है ये मैचिंग अपन कर लेंगे पॉलन के साथ में। और फाइनली आते हैं हम लोग फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए हमें तीन चीज़ चाहिए होती हैं, MnCa और Cl, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके 4 गेटेड चैनल के हिसाब से काम करता है दैट इज़ मैग्नीज। तो ये मैग्नीज को अपन मैच कर देंगे यहाँ पर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के साथ में, और ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखें तो ए का हो जाएगा 3। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपके 3 है। हालांकि हम सभी ऑप्शंस को यहाँ पर देख रहे हैं, करने को तो अपन है ना यहाँ पर पहले ऑप्शन के ए के हिसाब से निकाल सकते हैं 3, और अपना आंसर फटाफट हो जाता है, जैसे आपको एग्जाम में करना है टाइम बचाने के लिए। पर एक चीज़ आप सिली मिस्टेक ना करें, इसलिए आप क्रॉस चेक भी कर लिया कीजिए बाकी ऑप्शंस को। तो इसका राइट आंसर हो गया आपके सी, जो कि हमने बिल्कुल सही लगाया। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया है वो ऑक्सीजन के बारे में पूछा गया है, ऑक्सीजन इवॉल्व्ड, और साथ में पूछा गया है कि जब हम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करते हैं तो क्या क्या चीज़ काम आती है। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, यहाँ पर आपकी 3 चीज़ काम आती हैं, और वो कौन से हो जाएंगी? वो हो जाएंगी MnCa और Cl, यानी कि मैग्नीज, कैल्शियम और क्लोराइड। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपके सबसे रेलेवेंट है। तो थर्ड ऑप्शन यानी कि MnCa और Cl। और आपको याद रखना है कि जो Mn होता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है, ये 4 गेटेड चैनल दिखाता है जिसके द्वारा आपकी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 2015 में पूछा गया था, जब आपके ये कैंसिल हुआ था पेपर 2015 के अंदर। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपके पूछा गया है मिनरल्स नोन टू बी रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट्स। देखो यहाँ पर लार्ज अमाउंट्स पूछा गया है फॉर प्लांट ग्रोथ। लार्ज अमाउंट का मतलब साफ हो गया कि यहाँ पर ये बात कर रहा है किसकी? आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के हिसाब से देख रहा है। तो अपन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के हिसाब से देखें तो हमारे पास में हो जाएंगे CHONPS, ये तो 6 हो गए। इसके साथ में हमें काम आएगा मैग्नीशियम केक, यानी MgCa और K। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसमें सबसे रेलिवेंट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड,
क्योंकि थर्ड के अंदर आपके फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर और कैल्शियम दे रखा है जो कि आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के हिसाब से आ रहे हैं। तो सही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके थर्ड, जो कि आपके राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पूछा गया है दैट इज डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के बारे में पूछा गया है। इसमें आपके क्वेश्चन में जो ट्विस्ट है आपके, बस वही है मोबाइल और इमोबाइल के बारे में। याद रखिएगा, अगर हम मोबाइल एलिमेंट्स की बात करते हैं तो मोबाइल एलिमेंट्स में आते हैं NPK, MgCl, ये तो हो गया आपके मोबाइल एलिमेंट्स। और अगर हम इमोबाइल एलिमेंट्स की बात करें, इमोबाइल एलिमेंट्स, तो इसमें आ जाएंगे कैल्शियम और सल्फर। पर याद रखने वाली बात यह है कि सल्फर जो होगा वो पार्शली मोबाइल कहलाता है, ये कहलाता है पार्शली मोबाइल। इसके हमें कई सारे हिंट्स भी मिलेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम NCERT की बात कर लेते हैं। अगर आप NCERT में पेज नंबर 190 देखेंगे तो उसके अंदर आपके फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम ये दे रखा है मोबाइल के तौर पर। और अगर आप इसी चीज़ को 198 पेज पर देखोगे तो आपके पास में कई वर्जन हो सकते हैं NCERT के, और NCERT वो आपके लगातार चेंज भी करती रहती है। तो कईयों में आपको सिर्फ कैल्शियम देखने को मिलेगा और कईयों में आपको कैल्शियम और सल्फर लिखा हुआ मिलेगा NCERT के अंदर। तो आप देख लीजिएगा आपके पास में कौन सा वर्जन है। तो वहाँ पर लिखा है कैल्शियम और सल्फर जो आपके होते हैं इमोबाइल। पर याद रखने वाली बात यह है कि जो सल्फर होता है वो पूरी तरह से आपकी इमोबाइल नहीं होता, वो पार्शियली मोबाइल की कैटेगरी में रखा जाता है। ऐसा ही क्वेश्चन आपके PMT में पूछा भी गया है, और जहाँ पर आपके पूछा गया था कि कौन सा इनमें से इमोबाइल है, और उस साल आपके 2011 का क्वेश्चन है ये, और जहाँ पर आपके कैल्शियम भी दे रखा था और सल्फर भी दे रखा था, और राइट आंसर आपके कैल्शियम था, क्योंकि सल्फर आपके पार्शियली मोबाइल होता है। तो मेक श्योर आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए पेज नंबर 190 और 198 को चेक कर लें। 190 में तो आपकी सेम NCERT मिलेगी, 198 में आपके पास में 2 वर्जन्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा था, और ये था मोबाइल एलिमेंट्स के बारे में, क्योंकि नाइट्रोजन और पोटेशियम दोनों ही मोबाइल हैं। अब जो मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं वो मोबिलिटी दिखाते हैं, और वो ओल्ड लीव से आपके मोबिलिटी दिखाते हुए यंग पार्ट्स में चले जाते हैं। तो यंग पार्ट्स के अंदर तो उनकी स्कैर्सिटी नहीं देखने को मिलती है। ओल्ड पार्ट्स जो सेनेसेंट लीव्स होती हैं वहाँ पर इसकी कमी देखने को मिलेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके सेनेसेंट या फिर ओल्ड पार्ट्स। ठीक है, तो फिलहाल इसका सही आंसर आता है सेनेसेंट लीव्स, और ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है ये है फार्मर्स, एक फील्ड के बारे में दे रखा है। ट्राई करके देखें, थोड़ा बड़ा है, बिल्कुल सिंपल सा। 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर आपकी जो खास बात पूछी गई है वो है पल्स क्रॉप्स के बारे में। पल्स क्रॉप के बारे में दे रखा है, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है येलोइंग ऑफ लीव्स। जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि आप यहाँ पर सिर्फ 2 क्वेश्चंस के अंदर, 2 ऑप्शंस के अंदर आप एक्चुअली फंसने वाले हो। एक तो ऑप्शन नंबर 3 और एक ऑप्शन नंबर 1। सेकंड जो ऑप्शन है वो तो आउट ऑफ ट्रैक हो गया, वैसे ही आप उसको निकाल सकते हो, क्योंकि आप फ्रीक्वेंट इरिगेशन करके आप है ना क्रॉप की ईल्ड को वैसे नहीं बढ़ा सकते हो कि आप येलोइंग ऑफ लीव्स को भी पार पालो और आप पल्स के क्रॉप्स के अंदर, ये इरिगेशन से तो नहीं होगा। ठीक है, और जो आपके 4th ऑप्शन है उसके अंदर 2,4,5-T का जिक्र हुआ है। 2,4,5-T कह दीजिए, या फिर आप इसके साथ में कॉम्बिनेशन में 2,4-D ले लीजिए। ये सभी डायोक्सिन के तौर पर देखे जाते हैं, ये हर्बिसाइड हैं, ये तो पौधे के मारने में काम आएंगे। तो फिलहाल ये चौथा ऑप्शन भी ट्रैक से बाहर। अब बचते हैं हमारे पास में 2 ऑप्शन, ये है 1st और 3rd। 3rd सोचने वाले जिसने भी आपके 3rd सोचा है उन्होंने ये लॉजिक लगाया कि सर देखो साइटोकाइनिन जो होता है वो क्लोरोफिल सिंथेसिस करता है, राइट है अपनी जगह, और साथ में आपने देखा कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी में भी येलोइंग ऑफ लीफ हो सकती है, लीफ फॉल हो सकता है, तो मे बी नाइट्रोजन की कमी हो। तो ये दोनों ऑप्शन उनको सही लग रहे हैं। पर पॉइंट ये है कि साइटोकाइनिन को अगर हम यूज़ करते हैं तो जैसे अगर हम पौधों के अंदर एप्लीकेशन करते हैं आपके काइनेटीन कह दीजिए या साइटोकाइनेटीन, जैसे कि अगर हम यूज़ करते हैं से फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ले लेते हैं चिकपी। ठीक है, तो चिकपी ले लिया, एक पल्स क्रॉप है। तो अगर हम साइटोकाइनिन या फिर काइनेटीन का यूज़ करते हैं चिकपी के अंदर, तो फिर आपके क्या है, हायर नंबर ऑफ डेज लगते हैं उसके मैच्योरिटी के अंदर, और फ्लावरिंग भी काफ़ी लेट तक रहती है। इसका मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ तो जाएगी पर उसकी लाइफ जो होगी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी किसी एक फसल की, तो ये ज़्यादा आपके क्या सूटेबल नहीं होता। इसकी जगह अगर हम जिबलिन्स यूज़ करते हैं अकेला, या फिर जिबलिन्स हम यूज़ करते हैं अलॉन्ग विथ एब्सिसिक एसिड, तो वो ज़्यादा आपकी फ्रूटफुल होता है आपके क्रॉप की ईल्ड बढ़ाने में। तो यहाँ पर साइटोकाइनिन वाला पार्ट जो होता है वो इतना नहीं जमता है। रही बात आपके आयरन और मैग्नीशियम, ये बिल्कुल साफ है कि आयरन और मैग्नीशियम, आप देखोगे कि ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं, वो हैं क्लोरोफिल सिंथेसिस के बारे में। तो क्लोरोफिल सिंथेसिस को अगर आपको प्रमोट करना हो तो आपको यूज़ करना होगा आयरन और मैग्नीशियम, और इसका आप इजीली यूज़ भी कर सकते हैं। तो फिलहाल इसका सही आंसर हो जाएगा आपके 1st
और फोर्थ वाला रिलेटिवली इतना ज़्यादा सही नहीं माना जाएगा। तो फिलहाल आपकी फर्स्ट वाला बिल्कुल सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पर आपके टोमेटो की सीडलिंग्स के बारे में पूछा गया है, इसको ट्राई करते हैं। टोमेटो सीडलिंग, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए भाई, इस वाले क्वेश्चन के अंदर अगर अपन देखें तो यहाँ पर आपके पूछा गया है कि एक पौधे को हमने रखा है डार्क रूम के अंदर, यानी अवे फ्रॉम लाइट, और फिर पूछा गया है कि उसकी जो लीव्स हैं वो वाइट कलर्ड हो गई हैं, वो एल्बिनो की तरह देखने को मिल रही हैं, यानी कि उसमें क्लोरोफिल उड़ गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि साहब वो क्या चीज़ शो करता है। तो फिलहाल हम कहेंगे कि साहब ये हो गया आपके इटियोलेटेड लीव्स। इसका मतलब क्या होता है बताता हूँ। फिलहाल जब हम डार्क में रख रहे हैं, किसी रेडिएशंस वगैरह के नहीं रख रहे हैं, इसका मतलब हमने किसी म्यूटेशन के सामने इसको एक्सपोज भी नहीं किया है, और म्यूटेशन आने की रेट यहाँ पर आपके कम है। ठीक है, दूसरी बात, जब हम आपके बात करते हैं डीफोलिएटेड की, तो फोलिया का मतलब होता है लीफ, यानी पत्तियों का गिर जाना। फिलहाल यहाँ पर पत्तियाँ गिरी नहीं हैं, वो सफ़ेद पड़ गई हैं, तो डीफोलिएटेड और म्यूटेड होने के चांसेस तो गए। रही बात आपके एम्बॉलिश होने की, बात करते हैं। एम्बॉलिश तब होता है जब आपके हाई प्रेशर बनता है और जाइलम की वेसल्स ले लें या फिर ट्रैकिट्स ले लें, इसके अंदर आपके क्या है, एयर के बबल्स आपके क्रिएट हो जाते हैं। तो जब एयर के बबल्स आपके क्रिएट हो जाते हैं तो वाटर का फ्लो नहीं होता है, वाटर की स्ट्रेस क्रिएट हो जाती है, और ऐसी कंडीशंस आपके देखने को मिल सकती है पौधों के अंदर। फिलहाल ये एम्बॉलिश होने के कारण आपकी पत्तियां जो होती हैं वाटर स्ट्रेस को झेलती हैं, और यहाँ पर पीले पड़ने का चांस नहीं होता है। फिलहाल हम बात करते हैं इटियोलेटेड लीव्स। इटियोलेटेड लीव्स का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी पौधे को अवे फ्रॉम लाइट रखते हैं तो उसके अंदर आपके स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस आपकी लागू हो जाती है। एक वर्ड आता है बेटा जिसको हम लोग स्कोटो कहेंगे, इसमें हम के भी यूज़ कर सकते हैं, सी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी जो आपकी स्पेलिंग हो जाएगी, हम एस सी लिख सकते हैं या एस की लिख सकते हैं, स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस। इसका मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा होते हैं रात को खुलने वाले, तो ये रात की बात हुई, ये अंधेरे की बात हुई। इसका जो रिवर्स वर्ड होता है वो होता है फोटोमॉर्फोजेनेसिस। फोटोमॉर्फोजेनेसिस आपके शॉर्ट में कहेंगे। ठीक है, तो एक तो है लाइट के बारे में, और एक इसका जस्ट अपोजिट हो गया आपके, ये हो गया डार्क के बारे में। ये तो डार्क के बारे में है और ये है लाइट के बारे में। अगर हम पौधे को डार्क में रखते हैं तो प्रोटोक्लोरोफिल तो बन जाएगा, है ना, वो येलो कलर का होता है, पर लाइट की एब्सेंस में वो पौधा आपकी पीला ही रह जाएगा, वो ग्रीन नहीं हो पाएगा। तो ऐसी पत्तियों को हम लोग कहते हैं इटियोलेटेड लीव्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके नंबर 3, इटियोलेटेड लीव्स, जो कि बिल्कुल सही है, अवे फ्रॉम लाइट। पर याद रखना कि लाइट की जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है ये एंजियोस्पर्म्स में ही देखने को मिलती है खास तौर पर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोटीन के बारे में, बायोटीन के बारे में। और यहाँ पर पूछा गया कि बायोटीन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि बायोटीन आपके हो गया विटामिन B7, विटामिन B7 हो गया आपके। और क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन B7 के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा। तो याद रखना है कि आपको जो सल्फ़र देखने को मिलेगा ये 2 खास आपके विटामिन्स के अंदर देखने को मिलता है। एक तो विटामिन B1 के अंदर देखने को मिलता है जिसको हम थायमीन कहेंगे, और इसके अलावा ये देखने को मिलता है विटामिन B7 के अंदर जिसको हम लोग कहते हैं बायोटीन। ठीक है, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये कुछ भी नहीं होता है। अगर हम इसके फॉर्मूले को देखते हैं बायोटीन को, जिसको हम B7 के नाम से जान रहे हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा C10 H16 N2O3 और आगे S, यानी कि इसके फॉर्मूले में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर आएगा, पर फॉस्फोरस, कैल्शियम या मैग्नीशियम बायोटीन के फॉर्मूले में नहीं आते। तो केवल 2 ही ऐसे आपके विटामिन्स होते हैं जिसके पास में सल्फर देखने को मिलता है। ये होते हैं आपके कौन कौन से, ये होते हैं थायमीन जो कि B1 हो गया, और इसके अलावा बायोटीन जो कि आपके B7 हो जाएगा। तो फिलहाल इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फर। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछा गया है बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैग्नीज। यहाँ पर मैग्नीज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है Mn। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर इल्यूजन का शिकार ना बनिएगा। यहाँ पर Mg नहीं पूछा गया है, याद रखिएगा, यहाँ पर Mn पूछा गया है। ठीक है ना, तो कई बार क्वेश्चन को फटाफट पढ़ने के चक्कर में हम लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं, तो ऐसे सिली मिस्टेक से बचिएगा। फिलहाल पूछा गया है आपके मैग्नीज के बारे में। तो आपको मालूम है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के अंदर कौन काम आ रहा था, मैग्नीज, कैल्शियम और क्लोराइड, और इसमें मेन रोल किसका था, Mn का था। तो सही आंसर हो जाएगा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। रही बात बाकी ऑप्शन की, तो कैल्विन साइकिल की अगर हम बात करें तो कैल्विन साइकिल के रोबेस्को के अंदर मैग्नीशियम आपके काम आता है, जबकि नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें, जैसे कि हम
नाइट्रोजिनेज एंजाइम की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर काम आता है मॉलिब्डिनम, ठीक है। तो ये दोनों तो नहीं हो सकते। रही बात वाटर एब्जॉर्प्शन की, वो तो आपकी मेनली होता है ट्रांसपिरेशन पुल के द्वारा, तो उधर आपकी कुछ भी टिक नहीं करेंगे। इसका मतलब सही आंसर हो जाएगा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर आपके क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन प्लांट्स इज नॉट रीमोबिलाइज्ड। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपके मोबिलाइज नहीं होता है, यानी कि जो इमोबाइल होता है। 2011 जैसे मैंने आपसे कहा था, ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है। यहाँ पर आप गौर कर सकते हैं कि कैल्शियम भी दे रखा है, सल्फर भी दे रखा है। अगर आप पेज नंबर 198 देखते हैं एनसीईआरटी की, तो वहाँ कैल्शियम सल्फर दोनों देखने को मिलेगा, पर कुछ एनसीईआरटी की वर्जन्स में सल्फर नहीं मिलेगा। मेन बात आपको मैंने बता दी है कि इमोबाइल के तौर पर देखा जाए तो कैल्शियम तो पूरी तरह से आपकी इमोबाइल होगा, सल्फर जो होता है वो पार्शियली मोबाइल की कैटेगरी में आएगा, उसके लिए सही आंसर इसका हो जाएगा कैल्शियम, राइट। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। फटाफट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया अभी यहाँ पर। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टर्गर प्रेशर। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे अभी अपन ने एग्जाम्पल ले लिया स्टोमेटा का, ठीक है भाई। तो स्टोमेटा की ओपनिंग की अगर हम बात करें तो आपको मालूम है पोटेशियम अंदर की तरफ जाता है और मैलेट के साथ जुड़कर पोटेशियम मैलेट आपके सॉल्यूट बनाता है। अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण एडजॉइनिंग सेल जो होती है वहाँ से पानी अंदर की तरफ आता है, सॉल्वेंट हमेशा सॉल्यूट के पीछे जाता है और सेल हो जाती है टर्जिड, और गार्ड सेल टर्जिड होने के कारण क्या होती है, फूलेगी तो खुलेगी और स्टोमेटा खुल जाते हैं। तो भाई बात आती है यहाँ पर पोटेशियम की। वैसे भी आपको मालूम है, अगर आप लेविट की थ्योरी देखते हैं जो कि सबसे ज़्यादा आपकी रिकॉग्नाइज की गई मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है स्टोमेटल ओपनिंग की, तो लेविट की क्या है, पोटेशियम आपके एक्सचेंज थ्योरी के बारे में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर कीजिएगा। क्या कह रहा है भाई यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल मिनरल एलिमेंट। नॉट एसेंशियल पूछा भाई, यहाँ पर नॉट पूछा गया है। ऐसे जितने भी वर्ड्स होते हैं इसको हाईलाइट कर लीजिए, और रिमेनिंग 3 आर, बाकी 3 हैं। तो आपको मालूम है आयरन हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा और फॉस्फोरस हो जाएगा। देखो बेटा यहाँ पर मैक्रो और माइक्रो का डिफ्रेंशिएशन नहीं पूछा, सिंपली कहा है एसेंशियल। तो एसेंशियल आपके मैक्रो भी हो सकते हैं भाई, यहाँ पर आपके मैक्रो भी हो सकते हैं और प्लस ये माइक्रो भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास में कितने हैं भाई, 9 + 8 कुल मिला के 17। 17 में कहीं पर भी कैडमियम का नाम नहीं आएगा। कौन कौन हो जाएंगे 9 में से, CHONPS प्लस मैग्नीशियम केक, और बाकी जो आपके 8 बचते हैं वो हो जाएंगे नीमो, NI है, नीमो क्यूब, कल, फिर मनजन। ओके भाई, तो ये हो गया आपके 9 और 8 कुल मिला के 17, और इस पूरे 17 की लिस्ट में कहीं पर भी नाम नहीं आ रहा है किसका, कैडमियम का। तो सही आंसर हो जाएगा आपके कैडमियम, कहीं पर भी इसका नाम नहीं आ रहा है, एसेंशियल में नहीं आता भाई। अगला क्वेश्चन आता है मैग्नीज, सिंपली रिपीट हुआ है, यहाँ पर टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है ना। मैग्नीज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो चलिए ट्राई करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई, यहाँ पर सबसे पहले पूछता है कि प्लांट सेल वाल फॉर्मेशन। याद रखिएगा, प्लांट सेल वाल जैसे अगर हम मिडिल लैमिला बनाते हैं तो कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है, राइट। हाँ, अगर इसमें क्वेश्चन आ जाए तो बेटा आपको मेनली कैल्शियम करना है। इवन एनसीईआरटी को देखोगे साइटोलॉजी वाले सेक्शन में तो कैल्शियम पैक्टेट की बात आई है, मोर ओवर ऑफ कैल्शियम। तो अपन कहेंगे साहब कैल्शियम को प्रायोरिटी देनी है सेल वाल के फॉर्मेशन के लिए। फिर आते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, तो यहाँ पर आएगा MnCa और Cl, प्रायोरिटी देनी है Mn को, तो ये आंसर सही जा रहा है। क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस के अंदर आपके मैग्नीशियम काम आता है, सही बीच में होता है पोरफायरिन हेड के अंदर, तो हमने देखा ये सही है टेट्रापायरोल के बीच में। और न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस की बात हो तो भी मैग्नीशियम काम आता है। याद रखिएगा, जितनी भी पॉलीमरेज एंजाइम होती हैं मैग्नीशियम और साथ में कैल्शियम, तो जितनी भी पॉलीमरेज एंजाइम होती हैं, जैसे DNA पॉलीमरेज की बात करें, RNA पॉलीमरेज की बात करें, तो पॉलीमरेज एंजाइम के लिए कौन सा काम आता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो न्यूक्लिक एसिड बायोसिंथेसिस नहीं बनेगा, क्लोरोफिल सिंथेसिस नहीं बनेगा, सेल वाल भी नहीं बनेगा, तो Mn के लिए सबसे बढ़िया क्या हो गया, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट एन एसेंशियल। एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट, देखो यहाँ पर मैक्रो नहीं पूछा भाई, माइक्रो पूछा गया है, ठीक है। तो माइक्रो में कौन आगे भैया, तो हमने कहा नीमो क्यूब, कल, फिर मनजन। ये हो गए हमारे पास में 8 नीमो क्यूब, कल, फिर मंजन, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। और इन कैटेगरी के अंदर अपन देखते हैं, है ना,
तो आप देख लीजिए इसमें कौन सा नहीं आ रहा है, वो है आपके कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम इसके अंदर क्या हो जाएगा, मैक्रो, मैग्नीशियम केक बोलते हैं ना, तो CHNOPS और साथ में मैग्नीशियम केक यानी MgCa और K, तो ये मैक्रो की कैटेगरी में आ गया, कैल्शियम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन 15। यहाँ पर आपके ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है मैग्नीशियम के बारे में। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है ये। प्रोटीन सिंथेसिस की जब हम बात करते हैं तो चलिए ट्रांसलेशन हो गया, और ट्रांसलेशन की बात करेंगे तो तुम्हें मालूम है राइबोसोम के जुड़ने के लिए मैग्नीशियम एक सही कंसंट्रेशन में चाहिए, तो यहाँ लग रहा है कि अपने को मैग्नीशियम है। चलिए आगे देखते हैं। क्लोरोफिल सिंथेसिस की बात करें तो सबसे एसेंशियली यहाँ पर मैग्नीशियम होता है, हालांकि क्लोरोफिल सिंथेसिस में आयरन भी काम आता है, पर मैग्नीशियम आपके सबसे ज़्यादा क्रूशियल हुआ। सेल वॉल डेवलपमेंट की बात करें तो कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट का जिक्र आता है, मैग्नीशियम यहाँ पर भी आता है, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, कैल्शियम का। उसके बाद में होल्डिंग टुगेदर ऑफ सेल की बात करें तो भी यहाँ पर कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की बात होगी, क्योंकि मिडिल लैमेला ही आपके होल्ड करती है आपके दो एडजॉइनिंग सेल्स को, तो यहाँ पर आपके ज़्यादा सही हो जाएगा कैल्शियम। बसते हमारे पास में दो, राइबोसोम के लिए मैग्नीशियम जो कि क्रूशियल माना जाता है, और क्लोरोफिल सिंथेसिस बिना इसके मैग्नीशियम के नहीं हो सकता। फिलहाल प्लांट के हिसाब से देखा जाए ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी क्लोरोफिल को हम प्रायोरिटी देंगे, और ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि हमें ऑड वन आउट थोड़ा सा निकालना था, और हमें ज़्यादा आपकी कौन सा सही है उसी हिसाब से आपके प्रायोरिटाइज करना था। 2007 का बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल, बायोसिंथेसिस और यूं में से सिंथेसिस इटसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, ट्राई करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एलिमेंट प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। यार कौन है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है? आपको मालूम है नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है नाइट्रोजिनेज एंजाइम, और आपको बता दूं कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम के लिए कौन काम आता है, मोलिब्डेनम। देखो दो और भी एंजाइम्स होती हैं, जैसे नाइट्राइट रिडक्टेज और एक होता है नाइट्रेट रिडक्टेज। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसके अंदर फंस जाते हैं, नाइट्राइट और नाइट्रेट के अंदर। याद रखिएगा कि अगर आप नाइट्रेट रिडक्टेज की बात करोगे तो उसमें भी आपके मोलिब्डेनम देखने को मिलेगा, पर अगर आप नाइट्राइट की बात करोगे, नाइट्राइट रिडक्टेज की, तो उसमें आपके काम आता है कॉपर, कॉपर काम आएगा। फिलहाल तो क्वेश्चन नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पूछा है, ना कि नाइट्रिफिकेशन के बारे में, ये एडिशनल जानकारी थी। तो अभी हमने कहा नाइट्रोजन फिक्सेशन के हिसाब से सही आंसर हो जाएगा मोलिब्डेनम। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 भाई, क्वेश्चन नंबर 17 ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पर साफ साफ आप सबसे पहले क्वेश्चन को हाईलाइट कर लीजिए। नॉट पूछा गया है कि इनमें से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। आपके साफ साफ हमें मैग्नीशियम देखने को मिल रहा है, मैग्नीशियम केक हम कहते हैं, ये मैक्रो की कैटेगरी में जाता है। बिल्कुल सिंपल सा पेट क्वेश्चन, और ये हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके पूछ रहा है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ए रेड पिगमेंट। यार ये रेड कह दो या पिंकिस आपके पिगमेंट कह दो, ये हम बात कर रहे हैं किसकी, लेग हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं, और वही एफिनिटी रखता है ऑक्सीजन के लिए। मैं आपको बता दूं कि कितनी एफिनिटी रखता है, तो ये नॉर्मल जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसकी बीटा जो चेन होती है उससे 10 गुना ज़्यादा एफिनिटी रखता है ऑक्सीजन के लिए। हालांकि हीमोग्लोबिन भी ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी दिखाता है, पर लेग हीमोग्लोबिन 10 गुना ज़्यादा एफिनिटी रखता है कंपेयर टू बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, इन जानकारी के बाद में फिर देखते हैं कि साहब किसकी बात हो रही है, यहाँ पर लेग हीमोग्लोबिन की बात हो रही है। तो साहब ये कहाँ देखने को मिलेगा, लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर, और इनमें से लेग्यूमिनस प्लांट हो जाता है अपना सोयाबीन। तो सोयाबीन आपके लेग्यूमिनस प्लांट है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज ट्रू फॉर साइनोबैक्टीरिया। भाई साइनोबैक्टीरिया के लिए क्या चीज़ आपके ट्रू है? तो बात सीधी सी है, साइनोबैक्टीरिया कह दीजिए या फिर आप कह दीजिए ब्लू ग्रीन एल्गी, जो पेज नंबर 19 में आपके दे रखा है एनसीईआरटी में। आपको मालूम है कि वैसे तो ये होते हैं एरोबिक, ये एरोबिक होते हैं, ऑक्सीजनिक होते हैं, और इनके अंदर नाइट्रोजिनेज एंजाइम होती है। यार नाइट्रोजिनेज तो सबके पास में होगी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, तो ये ऑक्सीजनिक होते हैं, नाइट्रोजिनेज एंजाइम होती है, पर इनके पास में स्पेशल सेल होती है, बहुतों के पास में होती है, कईयों के पास में नहीं भी होती है। तो आपने देखा कि साहब इनके पास में हेट्रोसिस्ट होता है, जरूरी नहीं होता, याद रखिएगा कि सभी आपके ब्लू ग्रीन एल्गी के पास में हेट्रोसिस्ट हो। जैसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया स्पैरुलिना का, या फिर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं किसका, ऑस्लिटोरिया। स्पैरुलिना सिंगल सेल्ड होता है तो उसके पास में हेट्रोसिस्ट वैसे नहीं हो सकता क्योंकि वो फिलामेंटस के अंदर होता है। ऑस्लिटोरिया फिलामेंटस है पर फिर भी उसके पास में हेट्रोसिस्ट नहीं होते। बहुतों के पास में होते भी हैं, जैसे कि नॉस्टॉक, एनाबीना, उनके पास में हेट्रोसिस्ट देखने को मिलेंगे। पर फिलहाल जैसा भी हो, आपके जो साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी देखने को मिलेगा, ऑक्सीजनिक होता है ना, खुद आपकी ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस भी करता है,
और इनके पास में नाइट्रोजनस एंजाइम होती है जिसके द्वारा ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है यार, ये कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है एक्वेटिक फर्न। भाई जब फर्न नहीं कह दिया इसका मतलब ये बात कर रहा है किसकी, टेरिडोफाइट की। तो अजोला टेरिडोफाइट है, नॉस्टॉक तो ब्लू ग्रीन एल्गी है, साल्विया जिसको हम सेज फ्लावर कहते हैं भैया ये तो हो गया आपके एंजियोस्पर्म्स, तो इसको एंजियो की तरफ रख लो, और साल्विनिया ये आपके टेरिडोफाइट है, परंतु इसके पास में नाइट्रोजन फिक्सेशन का नहीं देखने को मिलेगा। अजोला के लीफ के अंदर, याद रखिएगा ये आपसे स्टेम रूट्स वगैरह इस तरह से पूछे तो आपको कहना है लीफ। अजोला की लीफ के अंदर आपको देखने को मिलता है सिम्बाइटिज्म किसके द्वारा, एनाबीना अजोले। एनाबीना अजोले नाम का आपके जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है ये इनकी लीफ में देखने को मिलता है। अजोला के लिए मैं आपको खास बता देता हूँ, यह है स्मॉलेस्ट एक्वेटिक फर्न या फिर स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट कहलाता है। मॉस्किटो फर्न के नाम से जानते हैं क्योंकि मच्छर की तरह बिल्कुल छोटा सा होता है। अजोला की बात चल रही है, तो अजोला एक्वेटिक है। एक्वेटिक फर्न तो आपके ये भी है, कौन, साल्विनिया, परंतु हम यहाँ पर किसका टिक करेंगे, अजोला, क्योंकि अजोला ही नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है। तो सही आंसर अजोला है। सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से। सल्फर के बारे में पूछा गया है और पूछा गया कि ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, प्रोडक्टिविटी के लिए ज़रूरी है, इनमें से किस प्लांट के लिए। दो बातें याद रखिएगा यहाँ पर, देखो ना तो फाइबर क्रॉप्स हो सकते हैं ना सीरियल, ये तो बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स है। अब मेन जो बात निकल के आती है वो है पल्सेस के अंदर और इसके अलावा ऑयल सीड्स के अंदर। पल्सेस में यकीनन सल्फर कम होता है। पल्सेस में याद रखिएगा सल्फर जो आपको देखने को मिलेगा वो कम अमाउंट के अंदर देखने को मिलेगा, पल्सेस के अंदर सल्फर कम होता है, ठीक है। और ऑयल सीड्स जो होते हैं इसमें सल्फर की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसकी ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए, ऑयल सीड्स की ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए सल्फर चाहिए। इवन आप किसी भी है ना ऑयल सीड क्रॉप्स की बात करते हैं, जैसे मस्टर्ड की बात करते हैं या फिर ब्रासिकेसी के किसी मेंबर की बात करते हैं, तो उनके अंदर जो तेल के अंदर जो आपके है ना खुशबू आती है या फिर जो आपकी पंजेंट स्मेल होती है वो किसके कारण होती है, वो सल्फर के कारण ही होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑयल सीड क्रॉप्स। ब्रासिकेसी के जो मेंबर होते हैं उसके अंदर आपके जो पंजेंट स्मेल आती है वो सल्फर की वजह से ही देखने को मिलती है। चलिए भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो आपके आता है क्वेश्चन नंबर 22, ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहा था। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स आयरन इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। आयरन के बारे में पूछा है, आयरन के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखिएगा एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 197 देखेंगे तो आपको फेरिक का आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है, Fe3+। आप एनसीईआरटी देखोगे तो Fe3+ आपको फेरिक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, परंतु ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई का काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल रहा था क्योंकि सीबीएसई के अंदर इसके ने राइट आंसर जो था वो फेरिक और फेरस दोनों ही माना था। आप इंटरनेट पर आप देखोगे, बहुत सारे साइट्स पे देखोगे, इवन बहुत सारी कोचिंग के आंसर देखोगे तो वहाँ पर आपको फेरिक ही मिलेगा क्योंकि फेरिक ही उन्होंने सही आंसर दिया था उस समय कोचिंग्स वालों ने। पर जब सीबीएसई की आपके ओरिजिनल ऑफिशियल आंसर की आई थी तो उन्होंने इसके अंदर आपके फेरिक और फेरस माना था और इसी हिसाब से उन्होंने मेरिट लिस्ट आपके बनाई थी। तो फिलहाल एनसीईआरटी के अंदर बाकायदा आपके फेरिक दे रखा है, पर इसका सही आंसर जो सीबीएसई ने आपके माना था वो एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं था, वो था फेरिक और फेरस। ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहा था, ये हिस्टोरिक इंपॉर्टेंट का हो गया, आपको इसके हिसाब से ये आंसर याद रखना है। एनसीईआरटी में बिल्कुल फेरिक दे रखा है, पर आपको याद रखने वाली बात यह कि जो फेरस होता है ना वो रिलेटिवली ज़्यादा सॉल्युबल होता है और वो ऑक्सीडाइज हो जाता है किसके अंदर, फेरिक के अंदर। यानी फेरस जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है फेरिक के अंदर। ये उस पॉइंट पर होता है जहाँ पर प्रोटोजाइलम और आपके मेटाजाइलम मिलते हैं और उसके बाद में जो फर्दर ट्रांसपोर्टेशन होता है इन प्लांट्स के अंदर वो हमेशा आपके फेरिक के फॉर्म में ही होता है। तो प्लांट के अंदर बेसिकली जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो फेरिक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अगर इसमें मोस्ट पूछता तो हम लोग फेरिक को ही टिक करते, पर नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है तो फेरस भी बिल्कुल कुछ अमाउंट के अंदर आपके एब्जॉर्ब किया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा था और सीबीएसई ने इसका आंसर 4 ही माना था, ठीक है। आप बहुत सारी साइट देखोगे वहाँ पर आपको आंसर फेरिक ही मिलेगा, पर हमने सीबीएसई का जो आपके स्टैंड पॉइंट था उसी को लेके चलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल इसका आंसर यहाँ पर फेरिक और फेरस सीबीएसई के हिसाब से मैं टिक कर रहा हूँ, एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं कर रहा। एनसीईआरटी में फेरिक दे रखा है, मैं सीबीएसई के हिसाब से यहाँ पर फेरिक और फेरस को लेके चल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर आपके पूछा गया है यहाँ पर डेफिशिएंसी के बारे में पूछा गया है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, ओके। और यहाँ पर आपके पूछा गया है एक तो ईटीएस के बारे में, माइटोकॉन्ड्रियल और फोटोसिंथेटिक ईटीएस साथ में, यानी कि साइक्लिक नॉन साइक्लिक साथ में आपके माइटोकॉन्ड्रियल, ये चीज़ पूछी गई इसके अंदर।
तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो अपन कह सकते हैं ये चौथा वाला जो ऑप्शन है ये सबसे ज़्यादा सही लग रहा है, क्योंकि कॉपर और आयरन जो होते हैं वो डायरेक्टली काम आते हैं कहाँ पर, ईटीएस के अंदर। ये डायरेक्टली काम आएंगे ईटीएस के अंदर। और एमएन का इंपॉर्टेंट रोल तो आपके देखने को मिलेगा किसके अंदर, जब हम बात करेंगे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, क्योंकि बिना फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुए फोटोसिंथेटिक ईटीएस काम नहीं कर सकता। वैसे भी तुम्हें मालूम है जो फर्स्ट रिएक्शन होती है ना वो क्या होती है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और फिर होगा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो फोटो सिस्टम है उसको इलेक्ट्रॉन देकर उसकी वैलेंसी को फुलफिल करेगा। फिलहाल तो आपके ना साइक्लिक हो और नॉन साइक्लिक की जब हम बात करते हैं तो नॉन साइक्लिक के अंदर आपके एमएन की आवश्यकता देखने को मिलेगी। तो एमएन तो आ जाएगा नॉन साइक्लिक के अंदर, नॉन साइक्लिक क्योंकि वहाँ पर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर देखने को मिलेगा। रही बात आपके कॉपर और आयरन, ये फोटोसिंथेसिस के अंदर भी काम आते हैं, और प्लस क्योंकि आयरन सल्फर का क्लस्टर होता है, और प्लस आपकी क्या है, ये रेस्पिरेटरी आपकी ईटीएस के अंदर भी काम आते हैं। ठीक है, दोनों जगह काम आएंगे क्योंकि कॉपर कंटेनिंग दोनों जगह ही देखने को मिलेगा, प्लास्टोसियानिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 23 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चलिए चलते हैं ग्रे स्पॉट। ग्रे स्पॉट डिजीज क्वेश्चन पूछा गया था आपको। सिंपली इसके अंदर आप निमोनिक याद रखिएगा, मन पर दाग याद रखिएगा कि मन पर कोई दाग नहीं होना चाहिए। बात यहाँ पर स्पॉट की हो रही है, स्पॉट लिखा जाए या फिर स्पेक लिखा जाए, स्पेक बिल्कुल छोटे छोटे दाग होते हैं, तो सिंपली याद रखना मन पर दाग, और मन पर दाग नहीं होनी चाहिए, यानी एमएन जो होता है उसकी कमी से आपके ओट्स के अंदर क्या होता है, ग्रे स्पॉट डिजीज। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एमएन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बोरोन। बोरोन के बारे में पूछा गया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सिंपल है। आपको मालूम है बोरोन जो होता है जब भी हम फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट के अंदर जब भी हम लोडिंग करते हैं या फिर आपके अनलोडिंग करते हैं, तो लोडिंग और अनलोडिंग आपके क्या है, एक्टिव प्रोसेस होती है। लोडिंग अनलोडिंग दोनों ही आपको एक्टिव प्रोसेस देखने को मिलेगी, और यहाँ पर बोरोन जो होता है वो काम आएगा, इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो बोरोन फ्लोएम में लोडिंग अनलोडिंग यानी शुगर ट्रांसपोर्ट में काम आएगा। आंसर सही हो जाएगा आपके शुगर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, मैग्नीशियम के बारे में सिंपल पूछा गया है। यार आप देख सकते हो, एक कॉमन ऑब्जर्वेशन कर लेना कि मैग्नीशियम के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं यहाँ पर। आयरन, मैग्नीशियम, क्लोरोफिल, इसमें कुछ भी नहीं है, पेट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कुछ नहीं है, इजीली हो जाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। अगर हम पोरफायरिन हेड की बात करते हैं टेट्रापायरोल की, तो राइट इन द सेंटर आपको देखने मिलता है। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, जिंक के बारे में। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा सीधा उठाएगा। यहाँ पर आप एनसीईआरटी को रेफर कर सकते हैं, पेज नंबर 198, जहाँ पर आपके मिनरल न्यूट्रिशन में दे रखे हैं आपके मिनरल आयंस के बारे में, जिंक के बारे में। सिंपली एनसीईआरटी की लाइन को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर Zn2+ आपके लिखा हुआ होगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पेट क्वेश्चन है, 2000 में पूछा गया है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने। क्वेश्चन पूछा गया है मैग्नीशियम डेफिशिएंट। क्वेश्चन वही है, बस इसमें यूरिया का थोड़ा तड़का मारा गया है, ज़्यादा कुछ नहीं है। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी के बारे में पूछा गया है, तो भाई अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्लोरोफिल का सिंथेसिस नहीं होगा और पत्तियां हो जाएंगी पीली। रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, तड़का यूरिया का मारा गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो पत्तियां हो जाएंगी येलोइश। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 29, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्राई करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर पैसिव एब्जॉर्प्शन के बारे में और मिनरल्स के बारे में। यार तो हमें मालूम है कि मिनरल्स का मेनली एब्जॉर्प्शन जो होता है वो तो एक्टिव होता है भाई, मिनरल्स का मेनली एब्जॉर्प्शन होता है एक्टिव। अगर यहाँ पर पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता तो हम कहते हैं साहब ट्रांसपिरेशन पुल सबसे इंपॉर्टेंट होता है वाटर पुलिंग के लिए, और ट्रांसपिरेशन पूरी तरह से सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट करता है वो होती है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। तो अपन ह्यूमिडिटी की तरफ जाते, पर यहाँ पर क्वेश्चन आपके वाटर के बारे में नहीं पूछ रहा, यहाँ पर पूछ रहा है पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। और जब हम डिफरेंट थ्योरीज आपके पढ़ते हैं मिनरल्स के बारे में, तो एक्टिव और पैसिव सभी तरह की थ्योरीज आती हैं भाई। तो वहाँ पर आप पैसिव थ्योरीज के अंदर आप डोनर इक्विलिब्रियम पढ़ोगे, मास फ्लो, बल्क फ्लो, वो सब देखोगे आप वहाँ पर, है ना। मास फ्लो वहाँ पर भी आता है मिनरल्स के अंदर भी, और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में भी आता है। तो पैसिव एब्जॉर्प्शन के अगर आप हम बात करें तो पैसिव एब्जॉर्प्शन के लिए हम लोग कहेंगे टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर ये क्वेश्चन आपके डिफ्यूजन के बेस्ड पर दे रखा है। तो अभी हम कहेंगे साहब तुम्हें मालूम है कि डिफ्यूजन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। जितना ज़्यादा आपके टेम्परेचर बढ़ेगा ब्राउनियन मूवमेंट बढ़ेगा, है ना, और जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो जल्दी आपके रैंडम मूवमेंट दिखाएंगे और बहुत जल्दी आपके डिफ्यूजन होगा और एब्जॉर्प्शन होगा
चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेम्परेचर। वाटर का अगर क्वेश्चन होता है तो 100% इसका आंसर ह्यूमिडिटी की तरफ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 30, सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके बनेंगे नाइट्रोजिनस एंजाइम जब आपकी कैटेलाइज करती है किसी रिएक्शन को। तो लेगुमिनस प्लांट्स के लिए पूछा है। तो आपको मालूम है कि नाइट्रोजन का जब हम फिक्सेशन करेंगे तो यहाँ पर हमें 6 हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन की हमें आवश्यकता पड़ती है, और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो बाई प्रोडक्ट के तौर पर निकलती है। तो अभी हमने कहा 8 इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन के लिए 2 एटीपी चाहिए। इन दैट केस ये हो जाएंगे आपके 16 एटीपी, और फाइनल जो आपके प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ पर बनेगा अमोनिया, और साथ में हाइड्रोजन गैस आपके लिबरेट होगी। तो अमोनिया और हाइड्रोजन गैस निकलेंगी, साथ में निश्चित रूप से आपके 16 एडीपी और 16 फॉस्फेट आपके मॉलिक्यूल्स वो भी रिलीज होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमोनिया और हाइड्रोजन, जो कि अपने को 4th ऑप्शन में दिख रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, ज़्यादा कुछ भी नहीं इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा 4th। क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पर है, बिल्कुल सिंपल, ये भी रिपीट होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है थायोबैसिलस। अब यार ये थायोबैसिलस का क्वेश्चन हो या फिर स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस का हो, दोनों ही आपके क्या करते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन, यानी कि जितने भी नाइट्रोजिनस कंपाउंड होते हैं उसको आपके क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, और जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो साहब हमने कहा थायोबैसिलस और स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस, ये दोनों ही बैक्टीरिया आपके डीनाइट्रिफिकेशन की क्रिया करेंगे। ठीक है, बाकी इनमें से कुछ भी नहीं जम रहा है। जैसे अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की, अगर बात करें नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो इसमें कौन काम आएगा, नाइट्रोजिनेज एंजाइम काम आएगी, इधर से कोई मतलब नहीं है आपके, और डिफरेंट बैक्टीरिया काम आते हैं, है ना। तो इसके अलावा आपके कीमो ऑटोट्रॉफिक आपके फिक्सेशन की बात की है, तो कीमो ऑटोट्रॉफिक फिक्सेशन की अगर हम बात करें तो फिलहाल नाइट्रोजन का तो फिक्सेशन हो नहीं रहा, हाँ कन्वर्जन जरूर हो रहा है नाइट्रिफिकेशन के द्वारा, जिसमें नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिस वो सब काम आ रहे हैं, है ना, जिसको हम नाइट्रिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इनमें बाकी 3 तो आपके बिल्कुल हटे के हैं, और सही आंसर हो जाएगा डीनाइट्रिफिकेशन। और ये एनसीईआरटी की लाइन है भाई, इसमें कुछ भी नहीं है। थायोबैसिलस और स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस, ये आपको 2 नाम बिल्कुल याद होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 32 सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, और ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन था, और इसके अंदर आपके बोनस ही दिया गया था, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं सही नहीं था। 3 पूछे गए हैं, और वो भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। हमें मालूम है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आएंगे CHONPS, 6 तो ये हो गए, और साथ में आएगा मैग्नीशियम केक। चलो भाई, तो ये हो गए अपने 9 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब यार इनमें से इसमें नाइट्रोजन मिल रहा है, इसमें फॉस्फोरस मिल रहा है, ऊपर वाले में मैग्नीशियम मिल रहा है, और इसके अलावा तो कहीं पर भी मैक्रो दिख नहीं रहा है। तो सेकंड ऑप्शन जो था रिलेटिवली सही मान लिया जाए, पर इसमें बोनस का है था, और आपके क्वेश्चन पूछा गया था 2016 के अंदर, बोनस ही था इसके अंदर, और इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं था। किसी एक को है, अगर हमें प्रायोरिटी देनी हो तो अंधों में काना राजा, सेकंड को अपन टिक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 आपको मैक्रो देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया रेड्यूस नाइट्रेट इन सॉइल, रेड्यूस पूछा गया है नाइट्रेट इन सॉइल इनटू नाइट्रोजन। ठीक है, यहां पर आपके क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा बैक्टीरिया आपके रेड्यूस करता है नाइट्रेट इन सॉइल इनटू नाइट्रोजन। एक्चुअली रेड्यूस नहीं कर रहा, वो ऑक्सीडाइज कर रहा है, और यहाँ पर डीनाइट्रिफिकेशन की आपके प्रोसेस कर रहा है, और बंदे का नाम है थायोबैसिलस। एक्चुअली वो रिडक्शन नहीं कर रहा है, वो आपके ऑक्सीडेशन कर रहा है, नाइट्रेट को आपके ऑक्सीडाइज कर रहा है नाइट्रोजनस गैस के अंदर। ओडिशा नीट 2019, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। उसके बाद में आगे चलते हैं। क्वेश्चन 34 के अंदर पूछा गया है आपके बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ट्राई करके देखिए, बिल्कुल सिंपल सा है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है इनएक्टिवेशन ऑफ नाइट्रोजिनेस और ऑक्सीजन के द्वारा। हमें मालूम है कि नाइट्रोजिनेस एंजाइम जो होती है वो बहुत ज़्यादा आपके क्या सेंसिटिव होती है ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, तो इसमें कौन सी चीज़ है जो आपके ना हेल्प करती है, तो निश्चित रूप से आपके करता है लेग हीमोग्लोबिन, जो कि सिम्बायोटिज्म से बनता है। मैंने आपको बताया भी है, लेग यहाँ पर लेग्यूमिनस प्लांट के लिए पूछा गया है, और यहाँ पर आपके वर्ड आता है हीमो, यानी कि हीम प्रोटीन के लिए, और साथ में आपके ग्लोबिन प्रोटीन। सिंपली याद रखिएगा, प्लांट बैक्टीरिया प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं तो ये प्लांट हो जाएगा, अल्टरनेट फॉर्म में आप लिख दीजिएगा प्लांट बैक्टीरिया प्लांट। अब आप बैक्टीरिया प्लांट बैक्टीरिया तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि लेग्यूमिनस तो प्लांट ही होते हैं, लेग्यूमिनस बैक्टीरिया थोड़ी होते हैं। तो अभी हमने कहा प्लांट बैक्टीरिया प्लांट, यानी कि हीम प्रोटीन जो होता है वो तो बनाता है बैक्टीरिया, और ग्लोबिन प्रोटीन जो होता है वो बनाता है प्लांट।
और दोनों के सिम्बायोटिज्म से ही ये चीज़ आपकी बनती है लेग हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन स्कैवेंजर के तौर पर जानते हैं और 10 गुना ज़्यादा आपके ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी रखता है, होल्ड करके रखता है, और एक सुरक्षित आपके एनवायरनमेंट देगा किसको, नाइट्रोजनस एंजाइम को, ताकि वो काम कर पाए। सिंपल क्वेश्चन है, पेट क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन आपके पूछा गया है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। ट्राई करके देखिए, बोलते हैं आगे क्या है। चलिए देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, पूछा गया है फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट। बिल्कुल सिंपल है, पहला उठाते हैं। पहला ऑप्शन आपके दिया गया है नाइट्रेट के बारे में, तो हमने कहा साहब नाइट्रेट आपके क्या होगा, नाइट्रिफिकेशन के अंदर होगा, नाइट्रिफिकेशन, जहाँ पर अमोनिया से नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट बनाएंगे, नहीं हो सकता। ग्लूटामेट की अगर हम बात करें ना, ग्लूटामेट तो बनता है अमोनिया का जब एसिमिलेशन करते हैं, राइट। तो अभी हमने कहा कि साहब ये नहीं हो सकता, ये तो होता है अमोनिया, इसको लिखना है मुझे, अमोनिया एसिमिलेशन। तो अमोनिया का एसिमिलेशन जब हम करते हैं तब ये देखने को मिलेगा, तो फिलहाल तो ये नहीं हो सकता। ये होता है रिडक्टिव एमिनेशन के द्वारा ग्लूटामेट का फॉर्मेशन, या फिर आप कह सकते हैं ग्लूटामिक एसिड। फिर हम बात करते हैं नाइट्राइट की, सिंपली ये नाइट्रिफिकेशन के अंदर हो रहा है, ये भी सेंसलेस निकलता है। और जो फोर्थ आपके ऑप्शन आता है दैट इज़ अमोनिया। आपको मालूम है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, अभी हमने देखा भी था रिएक्शन को, तो हमने कहा कि अमोनिया बनेंगे, 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, रिएक्शन आपके सामने है और सही आंसर हो जाएगा अमोनिया। इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 ट्राई करके देखिएगा, बिल्कुल सिंपल सा है, ट्राई करते हैं। थोड़ा बड़ा सा लेंदी बना रखा है क्वेश्चन को, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, फिर भी कर्नाटका नीट 2013 के अंदर आपके क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके 2 डिस्टिंक्ट, यानी कि हर ऑप्शन के अंदर आपके 2 आपके ना डिस्टिंक्ट माइक्रोबियल प्रोसेस दे रखी हैं, और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आपके रिलीज करता है किसको, नाइट्रोजन गैस को। ठीक है साहब, चलिए करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एरोबिक नाइट्रेट ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगर आप नाइट्रेट का ऑक्सीडेशन करोगे एरोबिक फॉर्म में, जैसे कि आपके थायोबैसिलस या फिर स्यूडोमोनास करते हैं, तो फिर हमने कहा कि हाँ नाइट्रोजन गैस निकलेगी, तो ये वाला ऑप्शन बन सकता है। पर जब हम नाइट्राइट का रिडक्शन करते हैं इनटू नाइट्रेट, तो वहाँ पर आपके नाइट्रोजन गैस नहीं निकलती है, तो सेकंड इसका वर्जन गलत हो जाएगा। फर्स्ट में नाइट्रोजन गैस निकल सकती है। आपके लिए जानकारी के लिए बता देते हैं कि जो थायोबैसिलस होता है वो तो होता है फैकल्टेटिव एनारोब देखने को मिलता है, यानी मेनली एरोबिक होता है, और जो स्यूडोमोनास होता है वो एरोबिक ही होता है, और दोनों ही आपके क्या करते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर तो पहले वाले सेक्ट में तो निकलेगी, पर सेकंड वाले वर्जन में निकलेगी। सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं। सेकंड वाले ऑप्शन में कह रहा है डीकॉम्पोजिशन कर रहे हैं हम लोग ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का। ठीक है, डीकॉम्पोजिशन कीजिएगा, नाइट्रोजन गैस निकल सकती है। और सेकंड में आप कर रहे हैं कन्वर्जन ऑफ डाई नाइट्रोजन, यानी N2 को आप कन्वर्ट कर रहे हो किसके अंदर, अमोनिया के अंदर। भैया ये आप क्या कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो, अमोनिया बना रहे हो ना, इसका मतलब यहाँ पर आपके नाइट्रोजन गैस रिलीज नहीं हो रही, यूटिलाइज हो रही है, तो सेकंड वाला इसका पार्ट वो भी फेल हो गया। फिर आते हैं थर्ड वाले में। थर्ड वाले के अंदर जब हम कह रहे हैं एंट्रिक फर्मेंटेशन इन कैटल, तो ये नहीं जम रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके मीथेन आपके रिलीज होगी। और जो सेकंड आपके इसका वर्जन है नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय राइजोबियम, तो नाइट्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज नहीं होगी, यहाँ पर यूटिलाइज होगी। यहाँ पर रिलीज की बात कर रहे हैं ना, तो रिलीज ढूंढना है अपने को। फोर्थ वाला ऑप्शन कहता है एनारोबिक आपके अमोनिया का ऑक्सीडेशन करना। ठीक है, अगर आप अमोनिया को ऑक्सीडाइज करोगे तो निश्चित रूप से आपकी क्या होगा, नाइट्रोजन गैस निकल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप अमोनिया का एरोबिक फॉर्म में भी करोगे तो भी नाइट्रोजन गैस रिलीज हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और डीनाइट्रिफिकेशन करते हो तो यकीनन निकलने वाली है। इसके दोनों ही एंड आपके बिल्कुल सही है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। सही आंसर इसका फोर्थ ही गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है, ट्राई करके देखें। क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछा गया है वन ऑफ द फ्री लिविंग। फ्री लिविंग पूछा गया भाई, सिंपल सा है, फ्री लिविंग। तो पहली बात ये कि साहब राइजोबियम तो होता है सिम्बायोटिक, तो इसको तो निकाल दो बाहर, ये सिम्बायोटिक है, इसको क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, अगला पूछा है एनारोबिक, तो तुम्हें बता दूं कि KAB कब कब बोले तो क्लैप्सिला, अजोटोबैक्टर एंड बेजरिंकिया, ये जो तीनों बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं, बेजरिंकिया, अजोटोबैक्टर और क्लैप्सिला, ये सभी क्या होते हैं, एरोबिक होते हैं। तो बेजरिंकिया क्रॉस कर दीजिए, अजोटोबैक्टर क्रॉस कर दीजिए, क्लैप्सिला दे नहीं रखा है। और रही बात रोडोस्पिरिलियम हो चाहे रोडोस्यूडोमोनास हो, ये दोनों ही कैसे होते हैं, एन एरोबिक होते हैं। ये ना केवल आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं बल्कि फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं भाई। तो चलिए इसका सही आंसर होता है रोडोस्पिरिलियम, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 38, चलिए ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38,
क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग को हम लोग कर लेते हैं हाईलाइट, गलत बताना भी इसमें से। एनाबिना और नॉस्टॉक जो होते हैं ये दीज आर कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इन फ्री लिविंग स्टेट ऑल्सो। ओनली होता तो क्रॉस कर देते क्योंकि सिम्बैटिज्म भी दिखाते हैं। ऑल्सो का है इसका मतलब सिम्बैटिक भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। हमने कहा इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन कहता है रूट नोड्यूल फॉर्मिंग नाइट्रोजन फिक्सर जो होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सर जो होते हैं लिव एज एरोबिक। बिल्कुल सही कहा है कि जो सॉइल में होते हैं, फ्री लिविंग मोड में होते हैं, उस समय तो होते हैं एरोबिक। जैसे आप राइजोबियम का एग्जांपल ले सकते हो, या फिर आप इवन ले सकते हो फ्रैंकिया का एग्जांपल, वो भी आपके कैसा होता है, एरोबिक होता है। और जब आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन की बारी आती है तो फिर एनारोबिक कंडीशन में काम करता है। तो हमने कहा ये बिल्कुल सही कह रहा है। उसके बाद में आपकी जो थर्ड ऑप्शन आपके देखने को मिल रहा है वो कह रहा है फॉस्फोरस के बारे में, और कह रहा है कि साहब फॉस्फोरस इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। हाँ, हो सकता है लेसिथिन के तौर पर, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है सर्टन न्यूक्लिक एसिड, ऐसा हो ही नहीं सकता। जितने भी न्यूक्लिक एसिड होते हैं उसके पास में आपको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पक्का देखने को मिलेगा, डीएनए आरएनए कैसा भी हो। तो फॉस्फेट तो सभी में होगा, सर्टन नहीं बोलना चाहिए, ऑल बोलना चाहिए। और आगे बोला है ऑल प्रोटीन्स की, सभी प्रोटीन्स के पास में आपके क्या होता है, फॉस्फोरस। ये बात आपकी गलत हो जाती है क्योंकि अगर हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो प्रोटीन्स के अंदर होता है CHONS। अगर हम CHNOP की बात करते हैं तब तो न्यूक्लिक एसिड, CHONS की बात करते हैं तो फिर बनते हैं प्रोटीन्स। हाँ, कुछ प्रोटीन के पास में फॉस्फेट हो सकता है, इन पर्टिकुलर उसको हम फॉस्फोप्रोटीन के नाम से जानते हैं। जैसे मिल्क प्रोटीन, केजिंग का आप एग्जांपल ले लीजिए, फॉस्फोप्रोटीन की श्रेणी में आएगा। तो अभी हमने कहा कि साहब ये मामला यहाँ पर रॉन्ग है। अगला कहता है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, और कह रहा है कीमो ऑटोट्रॉफ हैं। इन पर्टिकुलर कहूँ तो ये कीमो लिथोट्रॉफ हैं, और इसके साथ में दो भाई और भी हैं। कौन से, तो नाइट्रोकोकस देखने को मिलेगा और नाइट्रोसिस्टिस देखने को मिलेगा। वो सभी आपके नाइट्रिफिकेशन की क्रिया करते हैं, अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट एंड देयर आफ्टर इनटू नाइट्रेट, और ये कहलाते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ। ये तो हुई एनसीईआरटी लाइन, पर वैसे देखा जाए तो ये स्पेसिफिकली क्या कहलाएंगे, कीमो लिथोट्रॉफ। खाना बना सकते हैं भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके, ये फोर्थ वाला तो सही है। तो इसका रॉन्ग स्टेटमेंट जो हो गया वो है थर्ड, और थर्ड ही इसका आपके सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं साहब क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है, बिल्कुल सिंपल है इसलिए फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं इसको। और यहाँ पर कहा गया है आपके नाइट्रोजेनेज एंजाइम के बारे में। आपको मालूम है नाइट्रोजेनेज एंजाइम ने जब आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन किया था, अभी हमने रिएक्शन देखी थी पहले वाले क्वेश्चंस में, 16 आपके एटीपी यूज़ किए थे। हर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में 2 एटीपी यूज़ होते हैं, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो हमने कहा साहब पहला आंसर हो जाएगा, इसमें कोई राय नहीं है, ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 40 आपके पूछा गया है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो नाइट्रिफिकेशन करते हैं, और नाइट्रिफिकेशन करने वाले अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट एंड देयर आफ्टर इनटू नाइट्रेट। 4 बैक्टीरिया हैं इन पर्टिकुलर, हम याद करेंगे इसमें, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिस और नाइट्रोसोमोनास, ये आपके आते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीडाइज करते हैं अमोनिया को नाइट्राइट, पहले ये नाइट्राइट में कन्वर्ट करेंगे एंड देयर आफ्टर इनटू नाइट्रेट। ये पहला ऑप्शन ही इसका सही बैठता है। याद रखने वाली बात ये भी है कि नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया जो होते हैं, जरूरी नहीं है कि नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया के द्वारा हो। यहाँ पर कुछ फंगस भी ऐसे होते हैं जो नाइट्रिफिकेशन कर पाते हैं। चलिए, पर फिलहाल बैक्टीरिया की बात हुई इसलिए हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 ट्राई करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हम रेडिएशन के द्वारा, ध्यान से देखिएगा, अगर हम रेडिएशन के द्वारा सभी नाइट्रोजिनेज एंजाइम को इनएक्टिव कर देते हैं तो देयर विल बी नो, क्या नहीं हो पाएगा इनमें से, ट्राई करके देखते हैं। तो ये कह रहा है कि साहब देखो ऐसा है कि अगर हम सभी नाइट्रोजिनेज को कर दें तो हम अमोनिया को नाइट्रेट में नहीं दे पाएंगे। क्रॉस कर दीजिए क्योंकि साहब यहाँ तो नाइट्रोजिनेज का कोई रोल ही नहीं है। उसके बाद में कह रहा है कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट इनटू नाइट्राइट नहीं कर पाएंगे। क्रॉस कर दीजिए, नाइट्रोजिनेज का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। नाइट्रोजिनेज कहाँ काम आती है, लेग्यूम्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन में या फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के फिक्सेशन में। अब इन 2 पॉइंट्स में से हमें चेक करना है कि क्या होगा। अगर आप सभी नाइट्रोजिनेज एंजाइम को बंद कर देते हैं तो क्या होगा। तो फिर ऐसा होगा कि जब हम फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स की बात करें, लेग्यूम्स के अंदर, तो ये नहीं हो पाएगा। पर फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ये अभी भी हो पाएगा। कैसे, ये हो जाएगा इंडस्ट्रियल प्रोसेस के द्वारा। आपको मालूम है नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है ये कई प्रकार से होता है। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा भी होता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस के द्वारा भी होता है, लाइटनिंग के द्वारा भी होता है, और इवन थोड़ा बहुत आपके रेडिएशंस के द्वारा भी हो जाता है। तो फिर हमने कहा कि साहब इंडस्ट्रियल प्रोसेस की अगर हम बात करें,
हैबर-बॉश प्रोसेस की अगर हम बात करें तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन अभी भी हो सकता है। आप भले ही चाहे आप नाइट्रोजिनेज एंजाइम को आप है ना म्यूटेट कर दीजिए, फिर भी हमारे पास में इंडस्ट्रियल प्रोसेस एक विकल्प के तौर पर है। रही बात लेग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसके लिए हमारे पास में कोई भी अलग से कोई प्रोटोकॉल नहीं है, तो भैया ये तो नहीं हो पाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, पहले दो ऑप्शंस में ही बच्चे आमतौर पर आपके फंसते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है। सिंपल क्वेश्चन है इसलिए चलते हैं थोड़ा फास्ट। एंजाइम फर्स्ट यूज्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए आपके सबसे पहले क्या, देखो भाई नाइट्रोजिनेज ही काम आएगी किसके अंदर, आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन में, जो कि आपके N2 को क्या करती है, रिड्यूस करती है। ठीक है, पर सर यहाँ पर भी तो नाइट्रो रिडक्टेज लिखा है, फंसाने के लिए लिखा है बेटा। नाइट्रो रिडक्टेज एंजाइम जो होती है वो नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करती है, नाइट्रोजन को रिड्यूस नहीं करती, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को रिड्यूस करती है। तो ये आपको फंसाने के लिए लिखा है, ये बहुत अच्छा ट्विस्ट डाला है। बाकी ट्रांसफरेज और ट्रांस अमीनेज ये तो वैसे ही फालतू के ऑप्शंस हैं, इसका नहीं हो सकता आंसर। आंसर हो जाएगा आपके फर्स्ट नाइट्रोजिनेज। बस ध्यान रखना है कि फर्स्ट और सेकंड वाले ऑप्शन में मत फंसना, थोड़े से बिल्कुल पास पास में है। और नाइट्रो रिडक्टेज एंजाइम जो होती है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को रिड्यूस करती है। ऑन द अदर हैंड नाइट्रोजिनेज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को रिड्यूस करती है। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है, बिल्कुल सिंपल, ट्राई करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन यहां पर आपके पूछा गया है द फंक्शन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन। ट्राई करके देखिएगा। रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स के अंदर पूछा गया है, देखिए कैसे कहता है। तो देखो ऐसा है कि द फंक्शन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो आपको मालूम है लेग हीमोग्लोबिन, मैंने आपको जैसे बताया कि 10 गुना ज़्यादा एफिनिटी रखता है फॉर ऑक्सीजन, और एक सेफ साउंड आपके एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम को, ताकि वो काम कर पाए। तो ये क्या करता है, जैसे यहाँ पर कहा है कि इनहिबिशन, यार इनहिबिशन नहीं करता है, ये तो आपकी सपोर्ट करता है। तो अभी हमने कहा साहब ये ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर कहता है कि ऑक्सीजन को रिमूव करता है, एक्चुअली ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की या फिर ऑक्सीजन स्कैर एनवायरनमेंट आपके प्रोवाइड करने की आपकी गारंटी लेता है। नोड्यूल डिफरेंशिएशन में नहीं साहब, नोड्यूल डिफरेंशिएशन में बोरोन और सल्फर काम आते हैं डिफरेंशिएशन में। और उसके बाद में एक्सप्रेशन ऑफ निफ जीन की अगर हम बात करें तो एक्सप्रेशन ऑफ निफ जीन के लिए प्लांट की रूट्स के द्वारा छोड़े गए जो आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, जैसे कि आइसोफ्लेवोनॉइड्स या फिर बिटेन्स, वो काम आते हैं। तो इसमें काम आते हैं आइसोफ्लेवोनॉइड्स या फिर बिटेन्स, आइसोफ्लेवोनॉइड या फिर बिटेन्स, ये आपके काम आते हैं किसमें, एक्सप्रेशन ऑफ निफ जीन, दैट इज नाइट्रोजिनेज इंड्यूसिंग फैक्टर जीन, जैसे नॉट फैक्टर बाद में बनेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन रिमूवल, जो इसका सही आंसर गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप मार्क कर लीजिएगा किसको, वह है नॉट। नॉट करेक्ट पूछा भाई, ऐसे जितने भी नॉट वगैरह आते हैं आप इसको मार्क कर लिया कीजिए, अभी गलती मत कीजिएगा। लेग्यूमिनस प्लांट के लिए पूछा गया है और खास तौर पर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात पूछी है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि इसमें से सही क्या नहीं है, तो साफ साफ दिख रहा है कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम लिखा है कि इनसेंसिटिव होती है किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। गलत लिखा है, क्योंकि नाइट्रोजिनेज एंजाइम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है ऑक्सीजन के लिए, और लेग हीमोग्लोबिन उसको बिल्कुल सेफ एनवायरनमेंट आपके प्रोवाइड करता है। तो बाकी तीन आपके पॉइंट बिल्कुल सही हैं, और जो फोर्थ आपके ऑप्शन है वो बैठता है गलत। और लास्ट क्वेश्चन जो आपके आता है वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावरिंग प्लांट पूछा है, और फिर साथ में कहा है कि नोड्यूल्स के लिए, ठीक है, और मेन जो स्ट्राइकिंग वर्ड आता है दैट इज फिलामेंटस। फिलामेंटस नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पूछा है, ठीक है। तो देखो जी मैं आपको बताता हूं, क्रोटोलेरिया की अगर हम बात करें तो ये बंदा आता है फैबेसी के अंदर, फैबेसी जो कि आ गया आपके एंजियोस्पर्म्स के अंदर। तो यहाँ पर आपकी कोई दिक्कत नहीं है, ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, ये डिमांड इसने पूरी कर दी है। पर साथ में कहा है फिलामेंटस, भाई इसके अंदर तो आपके राइजोबियम बैक्टीरिया काम आता है, और राइजोबियम फिलामेंटस नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। एंजियोस्पर्म तो है पर फिलामेंटस नहीं है, ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड आता है साइकस, साइकस होता है जिम्नोस्पर्म, तो चूंकि ये जिम्नोस्पर्म है इसीलिए ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में साफ साफ एंजियोस्पर्म के बारे में पूछा है, ना कि जिम्नोस्पर्म, तो ये ऑप्शन तो आपके गलत हो गया। रही बात साइकस के अंदर आपके कौन करेगा, कोरेलॉइड रूट्स जो होती हैं, कोरेलॉइड रूट्स नॉट टैप रूट्स, तो कोरेलॉइड रूट्स के अंदर एनाबीना साइकडे कौन काम आएगा, एनाबीना साइकडे। तो सेकंड डिमांड जो है ये तो पूरा कर रहा है, वैसे फिलामेंटस होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, सेकंड डिमांड पूरा कर रहा है, फर्स्ट नहीं कर पा रहा है, ये ऑप्शन गलत हो गया। साइसर की अगर हम बात करते हैं, है ना, साइसर,
तो साइसर किसे कहते हैं? चिकपी को कहते हैं, चने को कहते हैं, ठीक है। फैबेसी का बंदा है तो हमने कहा साहब ये आ गया फैबेसी के अंदर, यानी कि एंजियोस्पर्म होता है, तो हमने कहा पहली डिमांड तो इसने भी पूरी की है। और साइसर के अंदर आपके राइजोबियम जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्स करता है, सेकंड डिमांड पूरी नहीं हो रही है। और सेकंड डिमांड थी फिलामेंटस होने की, राइजोबियम फिलामेंटस नहीं होता है। रही बात आती है आपके कैजुरीना की, तो ये 100% सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको सिंपली याद रखना है कि जिस फिलामेंटस की बात ये कर रहा है वो ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं है फिलहाल, हालांकि ब्लू ग्रीन एल्गी भी फिलामेंटस होते हैं। ये क्वेश्चन ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में नहीं है, ये बात हो रही है एक्टिनोमाइसिटीज के बंदों की बात हो रही है, जिसको हम रे फंगस के नाम से भी जानते हैं, है ना, या फिर उसको हम फिलामेंटस आपके बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। असली फिलामेंटस बैक्टीरिया वही होते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज। और यहाँ पर बात चल रही है किसकी? फ्रैंकिया की। तो फ्रैंकिया जो फिलामेंटस आपको देखने को मिलता है ये बिल्कुल आपके राइजोबियम की तरह काम करता है, बस डिफरेंस ये होता है कि राइजोबियम और आपके फ्रैंकिया में ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का अंतर होता है, एक तो डिफरेंस ये, और दूसरा होता है लेग्यूमिनस और नॉन लेग्यूमिनस। कैजुराइना जो आपके देखने को मिलता है ये होता है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। नॉन लेग्यूमिनस का मतलब ये लेग्यूमिनेसी फैमिली को बिलोंग नहीं करता है। और ऐसे 3 प्लांट के आपको नाम 100% याद होने चाहिए जिसमें फ्रैंकिया काम करता हो, और ये आते हैं एलनस मायरिका और कैजुरीना। ये 3 पौधे आपको याद होने चाहिए क्योंकि इनके अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है फ्रैंकिया करता है। तो फिलहाल ये क्वेश्चन आपके फिलामेंटस जो है ये साइनोबैक्टीरिया के लिए बिल्कुल नहीं है, ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है कीपिंग फ्रैंकिया इन माइंड, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो जाता है वो है कैजुराइना। ये जितने भी हमने क्वेश्चंस देखे थे ये थे आपके 20 ईयर्स के आपके सारे क्वेश्चन जो कि मिनरल न्यूट्रिशन में पूछे गए हैं 2000 से लेकर 2020 तक। ऐसे 24 हम लोग लेक्चर्स बनाएंगे जिसके अंदर सभी के सभी आपके टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिए बॉटनी बाबा के साथ। थैंक यू। Join the best premier institute of India for medical and engineering courses. Use promo code Botany Baba to avail 15% discount in fees. For more details, contact our corporate office.